नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली जो है जेसीईआरटी के द्वारा क्लास 8 के लिए ऑफिशियली जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। जी हां दोस्तों, इसका आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं मॉडल पेपर का। इसके बाद जो है गणित का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका लगातार वीडियोस आते रहेगी। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल आप लोग को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स यानी 1 अंक मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहां है? तो सूक्ष्म जीव का जो निवास स्थान आप जानते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव वायु में हो, पानी में हो या जीवित वस्तु पर, हमको सभी जगह पे सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान दिख सकता है। यानी उपरोक्त जो है सभी यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कौन सा रोग मच्छर से फैलता है दोस्तों, मलेरिया। ठीक है, यहाँ पे मलेरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया था कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो बायोडीजल के निर्माण में जो है आपका सहायक है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी जो है कोशिका किसकी है दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा का जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। आप सभी जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका। और बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनता है, उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक मिलके किसका निर्माण करता है, एक अंग का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे आप टिक लगा लीजिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? धातु की पूछा, अधातु की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किस धातु की जो है भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, अगर दोस्तों धातु की जगह अधातु होता तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होता, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर यहां पे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि किस अधातु की भौतिक अवस्था जो है द्रव रूप में होती है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, एक्सरे करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो झारखंड के जो है जादूगोड़ा जो क्षेत्र है वहां पे किस चीज का जो है, किस धातु सबसे ज्यादा, कौन सा धातु पाया जाता है? यूरेनियम। हाँ, यही वो यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनता है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, और ये हमारे झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठीक, और यहां रहा बात अभ्रक का, तो अभ्रक जानते हैं हम लोग कहाँ, कोडरमा में पाया जाता है। और कोयला जानते हैं, कोयले की राजधानी किसे कहा जाता है? धनबाद जिले को। ठीक है, जहां झरिया में जो है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, और ये भी कहा है, हमारे झारखंड में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9, कौन कौन बच्चे झारखंड झरिया से है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं। धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है? तो धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा, तन्यता किसे कहते हैं, लचीलापन किसे कहते हैं, और कुचालकता किसे कहते हैं। यहाँ का धातु का वह गुण पूछा है जिसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्या पूछा है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक जो है चालक धातु कौन सी है? तो सबसे कम चालक धातु कौन सी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं आसुत जल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये परिभाषा है, और इस परिभाषा को आप लोग याद रखें, इसी को हम कहते हैं विद्युत लेपन। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? तो किन में आंतरिक जनन होता है भैया? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जो जनन की विधि है ऑप्शन नंबर बी मुकुलन जो हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दबाव जो होता है वो क्या होता है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या होता है आप सभी पढ़े हुए पास्कल। ठीक है, और यहाँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे दोनों करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है यहाँ पे देख सकते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है, तो संपर्कित बल पूछा है, तो यहाँ पे आपका 17 का करेक्ट हो जाएगा। जो संपर्क में आने के बाद बल का काम करता है तो वो हो आपका घर्षण बल जो होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, मतलब अदहनशील पूछा है दोस्तों, तो जलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लकड़ी भी जल सकता है, कोयला भी जल सकता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन यहाँ पत्थर जो है वो नहीं जलता, यानी ये अदहनशील पदार्थ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, दहन करना, किसी चीज को जलाना है तो किस गैस की उपस्थिति में हम जला सकते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, तो 20 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका सबसे जो बाहरी भाग होता है वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं, तो आप सभी पढ़े हुए जो नर गुणसूत्र होता है, एक नर और एक होता है मादा। ठीक है, और नर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या XY और मादा के लिए XX। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से नर के गुणसूत्र से अगर X जाता हो और मादा के गुणसूत्र से भी क्या मिल रहा है X, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपका मादा। ठीक है, अगर नर होना है तो मान लेते हैं यहाँ पे नर के गुणसूत्र से क्या जाता हो Y और मादा के गुणसूत्र से X, तो XY अगर होगा तो आपका होगा नर, यानी क्या गुणसूत्र होना चाहिए नर के, यहाँ नर शिशु के लिए लिखा है, तो नर शिशु के लिए होना चाहिए X और Y और मादा के लिए होना चाहिए XX, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे XY। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 21 का करेक्ट आंसर होगा XY, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं क्या पूछा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, हाल फिलहाल में पार हुआ, आप सभी को डेट याद होगा, हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्त्रियों से होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो स्त्रियों से होने वाले मासिक जो है स्राव की सामान्य अवधि जो है कितना है दोस्तों, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 दिन। ठीक है, 20 आपका 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पर इसी को कहते हैं हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है, तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को जो नियंत्रित करता है वो है पुतली। ठीक है, पुतली अपने आकार को क्या करती है, प्रकाश के हिसाब से छोटा और बड़ा करती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर दिसंबर में तक जो है फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो है बोया जाता है और अक्टूबर दिसंबर में अभी काटा गया, ठीक है, वो कौन है, धान ही है। ठीक है, और धान कैसा फसल होता है दोस्तों, याद रखिएगा धान होता है आपका खरीफ फसल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खरीफ फसल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 स्वपोषी का उदाहरण है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमरूद का पौधा स्वपोषी का उदाहरण है, पौधा जो होता है अपना पोषण का निर्माण स्वयं करता है, कोई भी पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे घटपर्णी पौधा को छोड़ के यहाँ पे बाकी सभी पौधे जो है अपना पोषण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वपोषी का उदाहरण में आपका अमरूद का पौधा आएगा, बाकी सभी जो है गाय हो गया, बकरी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये दूसरे पर आश्रित है,
तो ये विषमपोषी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है स्वपोषी, तो आपका अमरूद का पौधा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है, तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा जो है फसल की क्या की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31। सबसे दूर ग्रह कौन है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं सबसे दूर ग्रह में पहले था प्लूटो, अभी प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, अभी जो है उसके आगे कौन है, नेपच्यून, तो सबसे दूर ग्रह में आपका आएगा नेपच्यून जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपका जो पृथ्वी का बहन कहा जाता है, याद रखिएगा उसे शुक्र को कहा जाता है, और अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला तो आपका शनि ग्रह करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे दूर ग्रह पूछा है तो आपका नेपच्यून करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते, क्या पूछा गया, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, तो किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, स्थैतिक घर्षण जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम किया जा सकता है। ठीक है, तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, किसी वस्तु की किसी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, तो किस आकृति की वस्तु पर जो है तरल घर्षण कम हो जाता है, तो 35 का बिल्कुल आप लोग सही सोचे हैं, नौकाकार, किसमें, नौकाकार में जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, तो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा पूछा है, तो 36 का नायलन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पूछा, देखिए जितना ऑप्शन है सभी संश्लेषित रेशा का ही है, लेकिन प्रथम पूर्ण रूप से पूछा है तो आपका नायलन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नायलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से पूछा है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है आपका संश्लेषित रेशा है। ठीक है, लेकिन प्रथम पूर्ण रूप से पूछा है इसलिए नायलन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 37। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक है, तो हम सभी जानते हैं नायलन का सबसे ज्यादा जो है वो बाकी धागों से मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो दमकल जो है कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है दोस्तों, तो 38 का बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, मेलामाइन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेलामाइन। ठीक है, 39 दमकल बोलने का मतलब जब आग वगैरह लग जाता है ना कहीं, तो देखते हैं कि एगो गाड़ी आती है जो आग बुझाने के लिए आती है। ठीक है, तो उसके कर्मचारी आग के नज़दीक जाके काम करते हैं, तो उसके जो कपड़े होते हैं ना उसमें मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो ये हम लोग सभी जानते हैं ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आपके आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 40। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों, ठीक है, देखिए समय काफ़ी कम है आप लोगों के पास और तैयारी अच्छे से करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किस सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को करनी है अच्छे से, तो उसी का लगातार वीडियोस आप लोग के लिए आएगा। 40 का क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी का आयाम को क्या करना, ध्वनि के कंपनों का आयाम को घटाना होगा। ठीक है, उसकी अगर प्रबलता कम करना है तो उसके आयामों को क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराश्रव्य। ठीक है, एक श्रव्य ध्वनि होती है ना जो हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम अगर होता है तो सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर कम हो जाए तो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और 20,000 से भी ऊपर हो जाए 20,000 हर्ट्ज से तो भी जो है हमारे जो श्रव्य शक्ति होता है उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम नहीं सुन सकते, इसीलिए उसको पराश्रव्य कहा जाता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो के कंपन की ध्वनि की आवृत्ति जो अगर होती है तो उसे हम पराश्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रिएक्टर पैमाने पर
तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो कौन सा रिएक्टर पैमाने पर? तो याद रखिएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 7 या उससे अधिक होगा तो इसे इसे माना जाता है विनाशकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, तो किसने की थी वायुमंडलीय विद्युत की खोज? तो 43 का याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, आप देखे होंगे, फोटो दिया होगा आपके बुक में, है ना, 8 क्लास का एनसीईआरटी में, साइंस की किताब में। तो पूछा गया, देखिए पिक्चर से क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊन से रगड़ी गई एबोनेट रॉड की छड़। ठीक है, तो 44 का बिल्कुल आप लोग सही ऑप्शन देख रहे हैं कि एबोनेट, ऊन से रगड़ी गई एबोनेट की जो छड़ होती है दोस्तों, वो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? तो हम सभी जानते हैं, आप लोग को बार बार बोला जाता है, यहाँ पे सुने होंगे न्यूज़ मीडिया में कि दिन ब दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिससे धुआं निकलते जा रहा है। ठीक है, लोग जो है कोयले को जला रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ लोग गतिविधियां कर रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कोयले के खदानों से मीथेन गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कारण कौन है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन। और हमारे जो झरिया धनबाद तरफ में इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, और मीथेन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और मीथेन का प्रभाव बढ़ने से क्या होता है? वर्षा भी दोस्तों, वर्षा का जो मात्रा होता है उसमें भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो विश्व तापन की समस्या जो है आपका खड़ी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल वर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? तो 46 का करेक्ट आंसर होगा 46, और आंसर भी होगा आपका 6। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं, ताजमहल में लगे पत्थरों के क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक है 48 पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा आपका, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां देख सकते हैं 49। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? तो कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? पहला तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रजाति है, मान लीजिए पक्षी है या कोई जानवर है, ठीक है, उनका जो आवास स्थान था, जिस जगह पे वो रहते थे, वहाँ पेड़ पौधों को क्या कर दिया है? काट के मानव जो है अपनी विलासिता वाला जिंदगी जीने के लिए वो जंगलों को साफ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उसका आवास स्थान क्या हो रहा है? विनाश हो जा रहा है। जानवरों का, पेड़ पौधे, पक्षी जो भी रहते थे वहाँ पे, आपका वो आवास क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। और आवासों के विनाश के साथ साथ लोग क्या करते हैं? शिकार भी करते थे। ठीक है, तो जिसके वजह से जो है कुछ प्रजाति क्या हो गए? आपका विलुप्त होने के कागार पे है या गायब होने के कारण है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। तो आपको दोनों ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? देखिए 1 और 4 यहाँ दिख रहा है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़बड़ा के आपको टिक नहीं लगा देना है, नीचे भी ऑप्शन दिया रहता है। तो ऑप्शन डी में दिख रहा है हमको 1 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिटुमिन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए आपका क्लास 8 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोग किस किस सब्जेक्ट का और कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलता है दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।